Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in today's video we are going to cover chapter number 6, that is price elasticity of demand. इसके पहले हमने डिमांड चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें सारी थ्योरी थी. अब इसमें थोड़ा ग्राफ वाला पार्ट है एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स भी हैं. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस कंपैरिजन टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ओके, इसके हम मेजरमेंट रेशियो की बात करें कि परसेंटेज, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस. इस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडी. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा हुआ है. अब ये माइनस का साइन क्यों है? ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और आपका जो डिमांड का रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है. उसी के वजह से यहाँ पे माइनस का साइन है. ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the ratio between quantity demand and price. Okay, and minus sign in this formula is because of inverse relationship between price and demand. ठीक है, now let's see degrees of ED. elasticity of demand की degrees होती हैं 5. first one is ED is equals to infinity, second is ED is equals to 0, third is ED is equals to 1, ED greater than 1, ED less than 1. ठीक है, अब हम इन डिग्रीज को डिटेल में पढ़ते हैं. डिस्टेंट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम इसको बोलते हैं या डिग्रीज ऑफ ED भी आप बोल सकते हैं. सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगा? व्हेन ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, लेट्स सी. इस सिचुएशन में प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी. ये प्राइस है कांस्टेंट है, 4 है तो 4 ही रहेगी. और जो डिमांड है, यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज होगी. ठीक है, इट इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज. डिमांड आपकी बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन प्राइस है वो कांस्टेंट है. अगर प्राइस 4 है तो 4 ही है. उस प्राइस 4 पे आप अपनी डिमांड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, वट एवर फैक्टर्स, बट द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ perfectly elastic demand or ED is equals to infinity. ठीक है, the second situation is perfectly inelastic demand. perfectly inelastic demand और ED is equals to 0. यहाँ पे हमारा ED है वो 0 रहेगा, elasticity of demand 0 रहेगी और इसको हम बोलते हैं perfectly inelastic demand. अब इसमें ग्राफ में आप देख सकते हो कि प्राइस है वो चेंज हो रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एंड हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट है. ये हमारी क्वांटिटी डिमांड का जो लाइन है वो कांस्टेंट है. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है. इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज. जैसे आप वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर वाटर की प्राइस है वो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन उसकी डिमांड आप कांस्टेंट ही रखोगे बिकॉज इट इज एन एसेंशियल ऑफ लाइफ. सो ऐसे जो एसेंशियल्स वाली चीजें होती हैं उनमें प्राइस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन आपकी डिमांड है वो कांस्टेंट ही रहेगी. तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और ED इज इक्वल्स टू 0. एंड हियर आर डिमांड लाइन विल रिमेन कांस्टेंट एंड आर प्राइस लाइन विल इंक्रीज और डिक्रीज, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड वाली लाइन कांस्टेंट ही रहेगी. ठीक है, थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं. थर्ड इज व्हेन ED इज इक्वल्स टू 1 और यूनिटरी इलास्टिक. हम इसको बोलेंगे जब हमारा ED 1 रहेगा
और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, हमें मालूम है कि ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो यहाँ पे हमारा जो when both quantity and price of commodity and equal means जब आपकी क्वांटिटी और प्राइस सेम है, मीन्स जो प्राइस है उतनी ही आपकी डिमांड है, तो ऐसी सिचुएशन आपकी होगी ED इज इक्वल्स टू 1 और यूनिटरी इलास्टिक। इसका ये ग्राफ है, प्राइस एंड क्वांटिटी सेम, आपकी प्राइस है 2,4, आपकी डिमांड है at 2 you have 3 demand, no at 4 you have 3 demand, at 2 you have 6 demand. Okay, so at 2 you have 3 demand and at 4 you have 3 demand, at 2 you have 6 demand. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम सिंपल जैसे ग्राफ बनता है वैसे ही बनेगा एंड दिस इज सिचुएशन व्हेन वेयर ED इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यही चीज अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स रहेंगे उनका एरिया आप निकालोगे वो इक्वल रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका आप एरिया निकालोगे वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज दैट कर्व वेयर एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विल बी इक्वल। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ निकालोगे वो इक्वल होंगे, तो हम इसको ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर फॉर द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट नो मैटर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। मींस आपका जो एक्सपेंडिचर है एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे वो कांस्टेंट है, आपका जो खर्च है एक कमोडिटी पे वो कांस्टेंट है एंड प्राइस आपकी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो इसी के वजह से फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ओके, and also it is rectangular hyperbola because the area of rectangle here will be equal, sum of area of rectangle here will be equal to each other, so इसलिए ये rectangular hyperbola curve form हो रहा है and it is also forming because expenditure for a commodity will remain constant no matter the price increase or decrease. ठीक है, now let's see, now we have situation 4 where ED is greater than 1 और इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है दैट विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स आपकी जो डिमांड है, डिमांड में जो चेंज है जो डिमांड में वो ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज में के कंपैरिजन में आपका डिमांड में ज़्यादा चेंज रहेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं किसी भी गुड का, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कार थी, पहले वो 9 लाख की थी, तब उसके यूजर्स थे 10। ठीक है, 10 उसकी डिमांड थी, फिर उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 10 लाख, तो उसकी डिमांड 4 हो गई घट के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड पहले 10 थी फिर 4 हो गई, तो प्राइस में सिर्फ 1 लाख का ही चेंज आया है। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है लेकिन डिमांड में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, और वेयर ED इज ग्रेटर देन यूनिटरी मीन्स 1, और when percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price। इसका ग्राफ सेम ही बनेगा कि आपकी प्राइस में 1 से 2 का ही चेंज आया लेकिन आपकी डिमांड में 2 से 6 का चेंज आया, मतलब आपका जो डिमांड है उसमें ज़्यादा फर्क आया प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इनइलास्टिक डिमांड, और वेयर ED इज स्मॉलर देन 1 और ED इज लेस देन यूनिटरी। तो इसमें उसके ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का, वाटर या फिर व्हीट, राइस, आपका कोई भी स्टेपल फूड है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है वाटर। तो अब वाटर का मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि आप भूलोगे नहीं।
अब जैसे मान लीजिए वाटर की प्राइस है, वो पहले थी 10, ठीक है, अब वो हो गई 12 या 12 हो गई, ठीक है, और इसकी जो डिमांड थी वो पहले थी 9 और अभी भी 9 है। तो डिमांड में कोई चेंज आया? नहीं आया। प्राइस में चेंज आया? हाँ आया, ठीक है। या फिर डिमांड में ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 8 हो गया चेंज, ठीक है, पहले आप 9 डिमांड थी फिर 8 हो गया, तो प्राइस में चेंज 2 आया, डिमांड में चेंज सिर्फ 1 आया। तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में चेंज कम है, क्योंकि वाटर एसेंशियल है। आप वाटर की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, आप वाटर को डिमांड करना कभी बंद नहीं करोगे। या फिर व्हीट है आपका स्टेपल फूड है, राइस अगर आपका स्टेपल फूड है, तो इन चीज़ों की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप इनकी डिमांड कभी ख़त्म तो नहीं करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत ही लिमिट कर सकते हो कि पहले आप वाटर बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस में लगा देते थे, अब आपने थोड़ा सा कहा कि चलो अब थोड़ा कम कर देते हैं, वेस्ट एज आप बंद कर दोगे, ठीक है, करना, तो आप ऐसे उसको थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हो। लेकिन आप इन चीज़ों की डिमांड को कभी भी प्राइस से, तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप डिमांड उतनी नहीं कर सकते एडजस्ट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, वेयर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स प्राइस के कंपैरिजन आपकी डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ED इज स्मॉलर देन 1। वाटर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप वाटर से इसको कभी नहीं भूलोगे कि वाटर की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप अपनी डिमांड को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते या नहीं ज़्यादा घटा सकते। मीन्स हाँ, वाटर आप अपनी वाटर की डिमांड को कभी भी ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। ओके, सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आर डिग्रीज ऑफ ED। हमने अपनी ED की डिग्री सारी कंप्लीट कर ली। ED इज इक्वल्स टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज लेस देन 1, ED इज इक्वल्स टू 0, ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग ED। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में 2 टाइप की कमोडिटी हैं, लग्जरी गुड एंड नॉन लग्जरी गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे आपकी कार, बंगलो, प्लेन्स और AC, ये आपके लग्जरी गुड्स हैं। तो इनकी अगर प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशंस हुए या इनकी प्राइस बढ़ी तो आप अपनी डिमांड घटा लोगे, आप ज़्यादा ही अपनी डिमांड घटा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ED है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक। जो ED है वो इलास्टिक रहेगा। आपको सिर्फ यही बताना है कि ED इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगा या ED इज़ स्मॉलर देन 1 रहेगा, मीन्स इलास्टिक रहेगा और इनइलास्टिक रहेगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको बतानी है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, अब इनमें आपको सिर्फ यही बताना होगा कि आपका ED इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगा और ED इज़ लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। तो जैसे लग्जरी गुड्स में मैंने बोला, जैसे कार हो गई, आपकी AC हो गए, अगर इनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगी तो आप अपनी डिमांड को ज़्यादा कम कर लोगे, क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं कि इनके बिना भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, लग्जरी के लिए लग्जरी ऐड करते हैं तो अगर इनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो आप अपनी डिमांड और ज़्यादा कम कर लोगे, है ना। तो लग्जरी गुड में इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगी और इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक कब होता है? व्हेन चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन। इलास्टिक कब रहेगा? व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। ओके, फिर है नॉन लग्जरी गुड्स। नॉन लग्जरी गुड्स हमारे जो व्हीट, राइस और जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं लाइफ के, ब्रेड, बटर, टी, कॉफ़ी, तो ये सारे गुड्स हैं। इनकी प्राइस ज़्यादा भी बढ़ जाए तो भी आप इनका यूज़ उतना कम नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो ED है वो कम रहेगी 1 से, और आपका ये रहेगा इन इलास्टिक, वेयर चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जहाँ आपका प्राइस ज़्यादा चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगा। फिर हमारे हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड। जॉइंटली डिमांड गुड्स हमारे ब्रेड एंड बटर, मतलब जिनका हम मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका मीडियम यूज़ हो रहा है उनकी डिमांड भी मॉडरेट ही रहेगी, मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब जिन गुड्स के ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं,
लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब आप अपने सोप्स भी देख सकते हो, तो सोप्स में भी बहुत सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल हैं। तो ऐसी चीज़ जिनके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनकी डिमांड को ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू देयर प्राइस। अगर थोड़ा सा भी टी की प्राइस में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ तो आप कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओगे, आपने टी की डिमांड ज़्यादा चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन रहेगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड और ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है, लाइक लिक्वर हो गया, ये कुछ एल्कोहल्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ही कम अवेलेबल है या तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इनकी आप ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं कर पाओगे, भले इनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ भी जाए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी और लेस देन 1। अगले फैक्टर है हमारा मल्टीपल यूजेस। अब जिन चीज़ों को आप मल्टीपल यूजेस में रख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसका कितना मल्टीपल यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ जो गुड्स हैं जिनके सिर्फ कुछ लिमिटेड ही चीज़ों पे आप रखते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो आप उसके जो यूजेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ ही जगहों पर। तो यहाँ पे मतलब जब उसकी प्राइस बढ़ी तो आपने उसकी डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कर दिए, तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी। और जिन गुड्स के कम यूजेस हैं, लेस यूजेस हैं, मतलब जो गुड्स सिर्फ पर्टिकुलर कुछ यूजेस में ही आप रख सकते हो, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी। मीन्स उनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी। फिर है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ मीन्स जिन चीज़ों का यूज़ आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गए, बंगलो, आपने सोचा आपको कार लेनी है, बहुत ही विंटेज लग्जरी कोई कार लेनी है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत महंगी हो गई, तो आप अपनी डिमांड को कम कर लोगे कि नहीं अब हम इसको पोस्टपोन कर दे रहे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो फ्यूचर के लिए, उनकी डिमांड इलास्टिक रहेगी। मीन्स उनकी डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू उनकी प्राइस, कि अगर आज उनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई तो आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दोगे कि ये वाला घर हम फ्यूचर में लेंगे जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि उनके बिना भी आपका काम चल जाएगा प्रेजेंट में, ठीक है। और ऐसे गुड्स जिनको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे वाटर, ठीक है। मैं बार बार वाटर का अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स हैं। अब आपको आज प्यास लगी, वाटर कितना भी महंगा है, आप 5 दिन के लिए तो उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी, जिनको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। इनकम लेवल ऑफ द बायर। इनकम लेवल मीन्स ज़्यादा इनकम रहेगी तो आपकी इनइलास्टिक रहेगी डिमांड। इनइलास्टिक मीन्स आप ज़्यादा प्राइस के कंपैरिजन में अपनी डिमांड चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है। आपकी इनकम ज़्यादा है तो कितनी भी प्राइसेस बढ़ें आपको क्या मतलब, आप तो अफोर्ड कर ही सकते हो लेना वो चीज़। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। इनइलास्टिक मीन्स आप अपनी डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करोगे इन कंपैरिजन टू प्राइस। मीन्स प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप अपनी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं करोगे क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और जिनकी कम इनकम रहती है उनकी डिमांड इलास्टिक रहती है। मींस अगर किसी भी प्राइस में थोड़े से भी इंक्रीजमेंट हुए तो आप अपनी डिमांड को कम कर लोगे क्योंकि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को खरीदना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट मीन्स हैबिट में 2 चीज़ें आती हैं, एक आप जिसके हैबिचुअल हो चुकी हो, मीन्स आप एडिक्टेड हो गए हो उस चीज़ का। सेकेंड इज आप जिनके हैबिचुअल नहीं हुए हो, नॉट हैबिचुअल, या फिर जिसके लिए आप ज़्यादा एडिक्टिव नहीं हो। अब जिनके लिए आप हैबिचुअल हो गए हो, जो चीज़ों की आपको आदत हो गई है, सपोज आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के पर्टिकुलर नूडल्स खाते हो, अब उसके लिए आप हैबिचुअल हो गए हो क्योंकि आपको हफ्ते में 2-3 बार वो नूडल्स खाने ही हैं, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। मीन्स ऐसे गुड्स जिनके लिए आप हैबिचुअल हो गए हो उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी और लेस देन 1 रहेगी। मीन्स उसकी प्राइस बढ़ जाए तो बढ़ भी जाए या घट जाए तो भी आपको मतलब नहीं है, आप तो डिमांड करोगे कॉन्स्टेंटली
हाँ, पहले आप हफ्ते में 3 बार खाते थे, अब हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाओगे, तो एक ही आपने डिमांड अपनी कम की ना, बाकी तो 2 कांस्टेंट ही हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिनके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। सेकंड इज़ नॉन हैबिचुअल, जिन चीज़ों के लिए आपको हैबिट नहीं लगी है, तो अगर उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप बोलोगे मैं क्यों अब डिमांड करूँ, ठीक है, खाना नहीं खाना एक ही बात हो गई, ठीक है। फिर हमारा है प्रपोर्शन ऑफ इनकम। प्रपोर्शन ऑफ इनकम मीन्स आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो या कम स्पेंड कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों पे जिन पे आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम मीन्स आपका जो इनकम होता है उसका कम प्रपोर्शन जाता है, कि आपकी इनकम 50,000 है और उसका प्रपोर्शन सिर्फ 500 है, मतलब सिर्फ 500 आप उन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो, मतलब स्मॉल प्रपोर्शन है। स्पेंडिंग लेस प्रपोर्शन ऑफ इनकम, जैसे टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर हो गए, आपके ये नूडल्स वूडल्स हो गए, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो इन पे आप अपनी इनकम का बहुत ही कम प्रपोर्शन स्पेंड करते हो। तो अब इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी भी, टूथपेस्ट की प्राइस बढ़ गई 10 से 20 हो गई, तो भी आप अपनी डिमांड कांस्टेंट रखोगे या अपनी डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करोगे, ठीक है। पहले आप महंगा वाला टूथपेस्ट लेते थे 100 वाला, अब ज़्यादा प्राइस बढ़ गई तो आप 50 वाला लोगे, इससे ज़्यादा आप क्या अपनी डिमांड चेंज करोगे, क्योंकि इन पे आपकी इनकम का कम प्रपोर्शन स्पेंड हो रहा है। आप कभी नोटिस करना कि जिन पे आपकी इनकम का कम प्रपोर्शन स्पेंड होता है, छोटी चीज़ें, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड, ऐसी चीज़ों की प्राइस बढ़ भी जाए तो आप अपनी डिमांड को नहीं सोचते हो कि आप इन चीज़ों पे कम करोगे, ठीक है। फिर सेकेंड है स्पेंड लार्ज प्रपोर्शन, और जिन चीज़ों पे आपकी इनकम का लार्ज प्रपोर्शन जाता है, सपोज मान लो कार का पेट्रोल है, उस पर आपकी इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन जा रहा है, कि आप पेट्रोल बहुत ज़्यादा, आपकी इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट पेट्रोल में ही खर्च हो रहा है, तो आप फिर गाड़ी का जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है, तो आपका पेट्रोल का डिमांड भी कम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी, मीन्स जिन पे आपकी इनकम का लार्ज प्रपोर्शन स्पेंड होता है उनके लिए आपकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, मीन्स आप अपनी डिमांड को ज़्यादा चेंज करोगे इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट फैक्टर हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मीन्स जो चीज़ों का प्राइस लेवल ज़्यादा है, जो चीज़ें महंगी हैं उनका प्राइस ज़्यादा है तो वो इलास्टिक रहेंगी, ठीक है। प्राइस लेवल मीन्स महंगा या फिर सस्ता, ठीक है। तो जिन चीज़ों का प्राइस ज़्यादा है, कि जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, मान लीजिए कार है या फिर महंगे ब्रांड के कपड़े हैं, तो ऐसी चीज़ों पे आपका जो प्राइस है, ऐसी चीज़ों पे आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा कम हो जाएगा इन कंपेयर टू देयर प्राइस, ठीक है। मीन्स अगर कोई चीज़ पहले से महंगी है, अब वो और महंगी हो गई, तो आप तो वो नहीं खरीदोगे, उस पर डिमांड अपनी कम कर लोगे। और सेकेंड है लेस प्राइस, और जो सस्ती चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी डिमांड उतनी आप करते नहीं हो, फिर और उसके बाद भी अगर कर रहे हो तो भी आप अपनी डिमांड उसमें क्या ज़्यादा चेंज करोगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल हैं। तो जिनकी कम प्राइस होती है, जिनका प्राइस लेवल कम होता है, उनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, और जिनका प्राइस लेवल ज़्यादा होता है उनकी इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। 9th इज टाइम पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर की कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स होती हैं, हैबिचुअल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो शॉर्ट पीरियड में उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी, मीन्स वो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता अपनी डिमांड इन कंपेयर टू प्राइस। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड इज़ लॉन्ग इनफ टू चेंज कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, मीन्स हैबिट्स, मीन्स लॉन्ग पीरियड में वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है। तो लॉन्ग पीरियड में वो प्राइस के कंपैरिजन में अपनी डिमांड को ज़्यादा चेंज कर सकता है, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड में उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, मीन्स प्राइस कितनी भी बढ़ जाए वो अपनी डिमांड को उस हिसाब से नहीं कम कर सकता, ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं कर सकता। तो शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक, ओके। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में हैं, डिमांड से रिलेटेड बहुत ही ईजी हैं, आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स तो देखने मिलेंगे इस चैप्टर से। आपका टर्म 1 में सिर्फ यही चैप्टर है डिमांड जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, पर बहुत ईजी न्यूमेरिकल हैं, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। तो
इसमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपके दो ही फॉर्मूलाज हैं डिमांड में। पहला है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपका क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी और प्राइस की जो परसेंटेज है उसका आप रेशियो रख दोगे तो आपका ईडी आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। डिमांड के दोनों फॉर्मूले में माइनस का साइन लगेगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप के वजह से आपके दोनों फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूला इज प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के। So with that we have completed our elasticity of demand. The formulas we'll cover in next part. So stay tuned. If you like the video and find it helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Punk Academy. Till then, take care. I'll see you in the next video.